पटवर्धन साहब, वकालत जारी रखिए आप। आपने हमारा साथ दिया है, हमारा साथ देकर भविष्य बचा लिया आपने अपना। चलते हैं। भीम बेटा, उदास मत हो। ये हमारे साथ पहली बार थोड़ी हुआ है। उदास नहीं हूं बाबा, बुरा लग रहा है इस बात का कि हमारी जात से उस संस्था को भी दिक्कत होने लगी है जिस संस्था के लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं। खुद बैरिस्टर है और कोई एक पटवर्धन बनकर हमारा साथ देना चाहे तो पूरी संस्था और उसका यूनियन उस आदमी के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और ये सब उस नरोत्तम जोशी के कहने पर। देखो बेटा, कोई भी यूनियन कभी चमत्कार नहीं कर सकती, और फिर यूनियन भी तो इंसानों से बनी है ना, और जहां इंसान है वहां इंसानी फितरत है। और फिर ये समाज भी तो एक यूनियन है, सबसे बड़ी यूनियन। इसलिए बेटा, व्यक्ति, समाज, यूनियन, देश, विदेश, इन सब से लड़ाई हमें लड़नी होगी और जीतनी भी होगी। हाँ तो लड़ेंगे ना बाबा, और जीतेंगे भी, और उन्हें जीतना ही पड़ेगा। बताओ बेटा, ये क्या है रमा? और ये क्यों उठा कर लेके आई हो? रुकिए आप। रमा, आप क्या है रमा? मैं इसे चिपका देती हूँ। जिस दिन आपको वकील साहब के यहाँ नौकरी मिलेगी, उस दिन आपका हस्ताक्षर लूंगी इस पे। बाहर सब भीमभाव का ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे उन्हें कोई नौकरी ना मिली हो, बल्कि वो कोई वाइसराय बन गए हो। मैं तो बस ये सोच रही हूँ लक्ष्मी कि भीम अभी तक कुछ भी नहीं है, और फिर भी इतने तेवर। कल को सच में बैरिस्टर बन गया तो पता नहीं आसमान में ही उड़ेगा। आई, किसी वैद्य के पास कोई ऐसी दवाई नहीं है क्या जो भीमभाव को उनकी पढ़ाई ही बुलवा दे? अपनी पढ़ाई के चक्कर में ही बड़ी नौकरी के सपने देखे हैं ना वो। न पढ़ाई याद रहेगी और न ही आसमान में उड़ेंगे। ऐसी कोई दवा होती तो कब की पिला चुकी होती मैं। हर रोज उसकी उपलब्धियों पर अपना खून नहीं चलाती।
चेहरा बनाकर नहीं बैठती। लेकिन बाबा का चेहरा क्यों बना हुआ है? राम जी, राम जी, भीम कहाँ है? आ रहा है पीछे से। भैया, क्या बात है? आप इतने उदास क्यों लग रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, बस भीम को और संघर्ष करना पड़ेगा। भीम, क्या हुआ भीम, तुम इतने उदास क्यों हो? अरे भीम, लगे हाथ ये भी बता दो, तुम तो बैरिस्टर के वहाँ हस्ताक्षर करने गए थे ना, मुंह लटका के आ रहे हो, क्यों? मेरी छोटी जात होने के कारण उन लोगों ने मुझे नौकरी पर नहीं रखा, ये समझ में आता है। लेकिन यहाँ हम सब छोटी जात के हैं, फिर भी मुझे नौकरी ना मिलने पर आप लोगों को इतनी खुशी क्यों हो रही है, ये बात मैं नहीं समझ पा रहा। आई, अब हमारे कलेजे को ठंडक मिली। दलिया अम्मा, तुम ये माला पहना करके भीम का स्वागत करना चाह रही थी ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो अब तुम मत करो, अब मैं स्वागत करूंगा। अरे दे दो, तो हितेश बाबू, भीम को नीचा दिखाने या उसका मनोबल तोड़ने की आपकी कोई भी चाल कभी कामयाब नहीं होगी। स्वागत है। ये क्या नाटक कर रहे हैं आप हितेश काका? ये नाटक नहीं है भीम, तुम्हारे आने से पहले डलिया अम्मा कह रही थी कि आज भीम बैरिस्टर के यहाँ नौकरी पा करके हम चाल वालों के लिए उदाहरण बन जाएगा, और फिर ये माला उसी उदाहरण को पहनाई जाने वाली थी, पर ऐसा तो हुआ नहीं, नौकरी तो तुम्हें मिली नहीं। तो अब मेरे हिसाब से ये उदाहरण राम जी को बनाना चाहिए, ताकि इस चाल में कोई भी बाप अपने बेटे की पढ़ाई के बारे में न सोचे, नहीं तो ऐसे ही उसके बेटे को भी तुम्हारी तरह नौकरी के लिए भटकना पड़े। अरे सुनो सुनो सुनो, सभी ध्यान से सुनो चौल वालों, आज आप सबको हमारी तरफ से भोज है। पर किस खुशी में? अरे भाई, हमारे दोनों बेटों को नौकरी मिल गई है, एक को फैक्ट्री में, दूसरे को बंबई नगर पालिका में। बधाई हो, बधाई हो भाई। धन्यवाद धन्यवाद। वैसे कितना पढ़े लिखे हैं आपके दोनों बेटे? क्या आप भी? अरे बड़ा वाला तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, और छोटा वाला इसी राम जी के कहने से 2-3 दिन स्कूल गया था, मैंने उसे फिर निकलवा दिया। अरे पढ़ लिख कर क्या करता? हा? तुम ना बिल्कुल सही समय पे आया हो। राम जी को देखो, और इसके गले में जो वो माला दिखाई दे रही ना, उसको देखो। ये राम जी ना अपने बेटे भीम को बहुत पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज तक इसे नौकरी नहीं मिल पाई। और ये जो इनके गले में हार है ना, इनके दोनों बेटन की नाकामयाबी के कारण है। अपने बच्चों को ना पढ़ा लिखा कर मैं तो इस नाकामयाबी से बच गया। ये ऐसा आपको अभी लग रहा है काका? कुछ सालों बाद
आपको ऐसा लगेगा कि आपने गलती करी है। फिर भी हमारे परिवार से आपको बहुत बहुत बधाई, आपके बेटों को भी। और आपके जश्न में हम सब परिवार आ जाएंगे। भीमराव, तुम बहुत बोलते हो। इस सब से दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है बाबा। अभी तक इतना तो समझ आ गया है मुझे, हर किसी के खुशी का रंग, ढंग, स्वाद अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर किसी के दुख का रंग, ढंग और स्वाद एक जैसा ही होता है। दुख अपना हो या परायों का, होता वैसा ही है। सर्वम दुखम, संसार में हर जगह सिर्फ दुख ही दुख है। पहले दुख को महसूस करो, अपने नहीं परायों की। जब दुख महसूस होने लगे तो खोज लेना। मैं अभी आता हूं बाबा। अरे आप अचानक से कहाँ जा रहे हैं? अरे मालिक, हमें तो पहले ही पता था कि आपके रहते बैरिस्टर के यहाँ भीम को तो नौकरी मिलने से रही। आप कुछ न कुछ, कोई न कोई खेल जरूर करेंगे। कर दिए। अब कितना अच्छा संयोग है कि आपने खेल किया, भीम की नौकरी गई और बगल के चाल वाला हल्कू हम सबको भोज दे रहा है। हल्कू? हाँ। वो क्यों भोज दे रहा है? अरे उसके दोनों बेटों को नौकरी जो मिल गई है। अच्छा, तब तो वहां बहुत लोग जाएंगे। जाएंगे? भीम का परिवार भी जाएगा। जाएगा? भीम भी जाएगा। हमको तो लगता है कि जाएगा। तो दुख क्या है और तुमने दुख को कितना महसूस किया है? ये अध्यादेश वकीलों की यूनियन ने पास किया है। इसमें लिखा है कि अगर आपने छोटी जात के भीमराव को नौकरी पर रखा तो वकालत नहीं कर पाएंगे आप। दुख वो अवस्था है जहां व्यक्ति की इच्छा और वास्तविकता आपस में मेल नहीं खाती। किसी का दुख सार्थक है तो किसी का दुख निरर्थक है। कोई अपनी क्षति पर दुखी है तो कोई दूसरों की पूर्ति पर दुखी है। जो ऊपर से दुखी नहीं दिख रहा है वो भी अंदर से दुखी ही है। इस संसार में हर जगह बस दुख ही दुख है। तो आज मैं तुम्हें दुखों के निवारण का उपाय बताता हूं। दुखों का अंत सिर्फ
अविद्या और तृष्णा के नाश से ही संभव है। अविद्या मतलब हर तरह की अज्ञानता, और तृष्णा मतलब प्यास, ऐसी प्यास जो व्यक्तिगत हो, जिसमें दूसरों की भलाई सम्मिलित ना हो। तुमने मुझसे ये भी प्रश्न पूछा था कि व्यक्ति की मृत्यु उसके जीवन के बराबर महत्वपूर्ण कैसे हो सकती है। तो भीमराव, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर समाज को, मनुष्य को योग्य रास्ते पर चलना सिखाता रहे और उसकी मृत्यु के उपरांत समाज उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु उसके जीवन के समान महत्वपूर्ण हो जाती है। संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, किंतु उनके विचार लाखों करोड़ों लोगों की आत्माओं में रच बस जाते हैं, और उस विचार की यात्रा अनंत काल तक चलती है। संसार में ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं जो अपना शरीर तो छोड़ देते हैं, किंतु उनके विचार लाखों करोड़ों लोगों की आत्माओं में रच बस जाते हैं, और उस विचार की यात्रा अनंत काल तक चलती है। हितेश, पता है ये क्या है? क्या है मालिक? जहर। घबराओ मत, तुम्हारे लिए नहीं, बस ये जहर किसी तरह भोज में भीम के खाने में मिला दो। भीम की यात्रा यहीं तक, उसका काम खत्म। इसके साथ ही उसके स्वप्न और जात को लेकर जो विचार मन में पाले हुए वो भी खत्म। मालिक, समझिए कि भीम का खेला खत्म। मृत्यु के बाद भी व्यक्ति जीवित रह सकता है, ये मेरे लिए एक नई बात है। तो आज मैंने ये ज्ञान पाया है कि मृत्यु भी जीवन के बराबर महत्वपूर्ण हो सकती है, अगर व्यक्ति उस तरह से जिए तो। और मैं अपने आप से वादा करता हूं कि मैं अपने जीवन को उसी तरह से जीऊंगा जिससे मेरे विचार मेरे शरीर छोड़ने के बाद भी जीवित रहे। मैं भले ही मर जाऊं, लेकिन फिर भी मैं जिंदा रहूं।